हेलो रजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। कहानी की शुरुआत में हम एक क्यूट सी मेड को देख पाते हैं जो कि कह रही थी कि मेरा नाम शैन किंगवू है और मैं यहाँ पर 5 साल से मेड हूँ। भले ही मुझे एक सेकंड लेवल मेड बना दिया गया है, लेकिन मुझे मेहनत पहले से ज्यादा ही करनी पड़ रही है क्योंकि इस पोस्ट पर हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक सपना है, मैं चाहती हूँ मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूँ, एक बिजनेस खोलूँ और उसके बाद एक शांत सी जगह पर जाकर रहूँ। लेकिन मुझे अभी भी पता चला है कि यहाँ के जो सबसे बड़े यंग मास्टर है वो यहाँ पर वापिस आ रहे हैं। इसके साथ ही हम यंग मास्टर की एंट्री होता हुआ देख पाते हैं। किंगवू हमें बताती है कि यंग मास्टर के जो नियम है वो काफी ज्यादा सख्त है और उन्हें तो ये भी पसंद नहीं है कि कोई भी मेड उनके क्लोज जाए। जियो हैंग अभी अभी महल के मंत्री बने। जैसे जियो अपने सिस्टर के पास आकर बैठता है तभी किंगवू उसके लिए चाय लेकर आती है। जब वो उसे चाय दे रही थी, जियो तो बस उसे देखे जा रहा था। वो काफी ज्यादा क्यूट जो लग रही थी। बाकी मेड से उसने कपड़े भी काफी ज्यादा अलग पहने हुए थे, पर वो सेकंड लेवल की मेड थी ना, इस वजह से पहन सकती थी। बाहर की तरफ से कुछ शोर आता है और किंगवू बाहर जाकर देखती है कि एक हॉर्स वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। कैसे तो उस हॉर्स के ऊपर चढ़ती है और उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है। जियो भी बाहर भाग कर आ गया था। वो देखता है कि किंगवू हॉर्स को रोकने की कोशिश कर रही है। वो भी तेजी से जाता है और कैसे तो हॉर्स के ऊपर चढ़कर उसे कंट्रोल करता है। इस टाइम हॉर्स के ऊपर किंगवू और जियो काफी ज्यादा क्लोज थे। किंगवू तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अब इसी के साथ हम एक और मेड को देख पाते हैं जिसका लेवल किंगवू से भी ऊपर का था। इसका नाम सिया चैन है। ये जैसे किंगवू के पास आती है उससे कहती है कि मेरे यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम्हारी काफी ज्यादा बातें सुनने में आ रही है कि तुम यंग मास्टर के क्लोज गई थी। दरअसल ये जो सिया चैन है ना, ये किंगवू को जरा सा भी पसंद नहीं करती। इस वजह से किंगवू से कहती है कि तुम यंग मास्टर जियो से दूर रहा करो। इसके साथ साथ वो तो उसे एक काम भी बता देती है जो कि था जियो के लिए कपड़े बनाना। हम किंगवू को रात को देख भी पाते हैं, वो तो पूरी रात जग कर काफी ज्यादा मेहनत करके वो कपड़े कैसे तो रेडी करती है। लेकिन जब वो थोड़ी सी देर के लिए बाहर की तरफ जाती है ना, तभी सिया चैन उसके रूम के अंदर चुपके से घुसती है और उसके उस कपड़े को जो कि उसने काफी मेहनत के बाद बनाया था उसे कैंडल से जला देती है कि जियो और उसकी सिस्टर मिंगमी उसे काफी ज्यादा डांटे और यहाँ से निकाल दे। मॉर्निंग जियो और मिंगमी उस कपड़े को देखने के लिए आते हैं। अभी अचानक से वहाँ पर सिया चैन आकर किंगवू का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि पता है मिस मिंगमी, मुझे जियो के कपड़े बनाने थे, लेकिन मैंने ये काम किंगवू को दे दिया क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी थी। इस किंगवू ने यंग मास्टर जियो के कपड़े जला दिए। मिंगमी को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मिंगमी कपड़े दिखाने को कहती है और जैसे किंगवू वो कपड़े दिखाती है, वो कपड़े तो बिल्कुल सही थे, कहीं से भी जरा से भी नहीं जले हुए थे। जिसे देख सिया चैन तो कम्प्लीटली शॉक थी। आखिर रात को मैंने अपने हाथों से कपड़े जलाए, ठीक कैसे हो गए? तो हड़बड़ी में वो कपड़े चेक कर रही थी। किंगवू उससे कहती है कि आपको बताया किसने कि कपड़े जल गए? सिया चैन तो कहने लग रही थी कि वो मैंने रात को किंगवू को रोते हुए सुना था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कपड़े जल गए। मिंगमी सिया चैन से कहती है कि तुम लेवल फर्स्ट की मेड हो, तुम ऐसे किसी के ऊपर झूठे एलिगेशंस नहीं लगा सकती, इसलिए नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखना। इसके साथ ही हमें किंगवू के एक फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि जब वो बाहर से अपने रूम के अंदर आ रही थी तभी उसने सिया चैन को बाहर निकलते हुए देखा था और जब वो अपने रूम के अंदर आई तो उसने कपड़ा जला हुआ देखा था, जिसके बाद उसने और भी ज्यादा मेहनत करी थी उसे बनाने के लिए। उसे काफी ज्यादा चोट भी आई थी उसे बनाते हुए सुई से। इसके साथ ही जियो अपनी मदर के पास आता है जहाँ उसकी मदर उसे कह रही थी कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मदर तो जाओ नाम की एक लड़की के बारे में उसे बताती है, लेकिन जियो कहता है कि मुझे अभी किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर यूनशंग नाम की एक मेड आ जाती है जो कि जियो को कोर्ट यार्ड तक ले जाने के लिए आई थी। लेकिन जियो को तो अब हर लड़की के अंदर किंगवू नजर आ रही थी। वो खुद से कहता है कि मुझे उसकी यादें क्यों आ रही है बार बार। जैसे वो यहाँ से बाहर निकलता ही है कि तभी वो दूर से किंगवू को सिया चैन के पास देख पाता है, तो वो उसके पास आ जाता है। तभी सिया चैन जियो से कहते हैं कि आपके थोड़े से कपड़े खराब हो रहे हैं, मैं ठीक कर देती हूँ। वो जियो के कपड़े टच करने के लिए जाती है, लेकिन जियो तो उसे टच करने से पहले वार्न कर देता है कि मेरे कपड़ों को टच मत करना। सिया चैन ने अपना भारी सामान भी किंगवू को पकड़ा दिया था। तभी जियो तो किंगवू से कहता है कि तुम, वो तो इधर उधर देखने लग जाती है। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, अभी क्या अभी मेरे कपड़े ठीक करो। किंगवू अपना सामान सिया चैन को पकड़ा कर उसके कपड़े ठीक करने लग जाती है और इस दौरान दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे। लेकिन सिया चैन से ये देखा नहीं जाता और वो किंगवू को गिराने की भी कोशिश करती है, लेकिन किंगवू नीचे गिरती उससे पहले ही जियो उसे काफी रोमांटिक तरीके से पकड़ लेता है। किंगवू तो इससे इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है कि वो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। सिया चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, कह रही थी कि मिस मिंग मैंग के बर्थडे पर कैसे तो मैं इसे यहाँ से निकाल ही दूंगी। जिसके साथ ही मिस मैंग का बर्थडे भी आ जाता है और सिया चैन यहाँ पर उनके लिए एक रुमाल लेकर आई थी जिस पर उसने खुद से कढ़ाई करी थी। तभी वो किंगवू से कहती है क्या तुम मिस मैंग के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई? तभी किंगवू खड़ी होती है और उसने कुछ डॉल्स बनाई थी
जिसमें डॉल्स या तो चेस खेल रही थी या कोई अच्छा काम कर रही थी। किंग-वू कहती है कि ये सभी टैलेंट को दिखा रही हैं। वहाँ पर मुल्ला नाम की एक और डॉल थी जिन्होंने पिछली डायनेस्टी के अंदर काफी लोगों की जान बचाई थी। किंग-वू का गिफ्ट मिस मैंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। के साथ ही जियो भी यहाँ पर आ जाता है। मैंग उठती अपने ब्रदर के पास जाती है और उससे कहती कि आज मेरा बर्थडे और तुम मेरे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर आए। अभी जियो अपना गिफ्ट अपनी सिस्टर को दिखाता है जो कि एक काफी ज्यादा प्रीशियस पर्ल था, यानी एक काफी ज्यादा कीमती मोती था। नेक्स्ट डे पेई नाम का बंदा दूसरे राज्य से यहाँ पर मिस मैंग से मिलने के लिए आया था और ये मिस मैंग का फियांसे है। तभी हम सिया चेन को देख पाते हैं जो कि किंग-वू को ही देख रही थी और मन के अंदर कह रही थी कि इस बार किंग-वू तुम नहीं बचने वाली। एक मेड वहाँ पर भागती हुई आती है और कहती कि मिस मैंग आपका जो कीमती मोती था वो किसी ने चोरी कर लिया है, वो उस जगह पर नहीं है जहाँ पर उसे होना चाहिए था। तभी सिया चैन मिस मैंग के पास आती है और उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी की चेकिंग करनी चाहिए। मिस मैंग भी उसकी बात मानकर ऑर्डर दे देती है कि सिया चैन सभी की चेकिंग करेगी। सिया चैन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सभी मेड्स अपने अपने कपड़े चेक कर रही थी। भी हम किंग-वू को भी देख पाते हैं, वो भी अपने कपड़े चेक कर रही थी। लेकिन तभी साइड में एक छोटा सा पॉकेट था जिसके अंदर वो पर्ल रखा हुआ था और किंग-वू को तो पता ही नहीं था वो उसके पास कब आ गया। किंग-वू तो काफी ज्यादा डर जाती है। सिया चैन मुस्कुराते हुए उस तक पहुंच जाती है और उसकी चेकिंग करने लगती है और वो उस पर्ल को पकड़ लेती है। जैसे मिस मैंग ये देखती है वो कम्प्लीटली शॉक थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो की एक साथी भी थी, वो भी कहने लग जाती कि किंग-वू ऐसा नहीं कर सकती, जरूर उसे किसी ने फंसाया है। सिया चैन तो मिस मैंग से कहने लग जाती है कि अब इसने चोरी करी है तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। मैंग भी गार्ड से कहती है कि इसे पकड़ लो। लेकिन तभी यहाँ पर जियो की एंट्री हो जाती है और वो यहाँ पर अपने हाथों में एक पर्ल लेकर आया हुआ था। वो आते कहता है मिस मैंग का जो पर्ल है ना वो मेरे पास है। सिया चैन कहने लग जाती है ये तो एक मेड है तो इसके पास कहाँ से आया ये पर्ल। यंग मास्टर जियो कहता है कि वो मैंने ही किंग-वू को दिया था, उसने मेरे लिए काफी अच्छे कपड़े बनाए थे इस वजह से। वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थी कि यंग मास्टर जियो ने मेरी हेल्प करी। सभी को पता चल गया था, इस वजह से सब अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और ये जगह खाली कर देते हैं। चैन को गुस्सा आ रहा था, उसका एक और प्लान फेल हो गया था। रात को जियो अपने बाथटब के अंदर आराम से लेटा हुआ था, तभी वहाँ पर किंगशु नाम की वही मेड आ जाती है जो कि नई नई यहाँ पर आई थी। वो तो जियो के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी लेकिन जियो उसका हाथ पकड़ के मोड़ता हुआ कहता है कि मेरे क्लोज आने की हिम्मत भी मत करना और उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं बाहर की तरफ हम किंग-वू को देख पाते हैं जो कि अपने पर्ल को यहाँ पर लेकर आई थी क्योंकि वो उसका नहीं था। वो तो जियो के गेट के बाहर खड़ी होकर सिर्फ सोच रही थी कि मुझे अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर वो अंदर चले ही जाती है। अंदर काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा था, इस वजह से जियो को लगता है कि कोई चोरी करने के लिए उसके रूम के अंदर घुस गया है। तो किंग-वू का तेजी में गला पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही उसे देखता है वो अपना हाथ दूर कर लेता है। जियो अभी नहा कर आया था, उसकी चेस्ट साफ साफ नजर आ रही थी। किंग-वू को तो ये देख काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर वो कहती कि मैं तो बस पर्ल देने के लिए वापस आई थी। फिर वो वहाँ पर पर्ल को रख कर बाहर की तरफ भाग जाती है। नेक्स्ट जियो जो अपना काम कर रहा था तभी उसका जो गार्ड असिस्टेंट था चेंग शुवू वो उसके पास आता है और किंग-वू के बारे में जियो को इन्फॉर्मेशन देता है कि वो सेकंड लेवल की एक मेड है जो कि काफी ज्यादा मेहनती है। लेकिन सिया चैन हमेशा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती है। लेकिन फिर चेंग जियो से ये भी कहता है कि वैसे यंग मास्टर आपको यहाँ घर के पर्सनल बातें पर्सनल काम है उसके अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, फिर अचानक से ये इंटरेस्ट आ कहाँ से गया। जियो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है कि लगता है तुम्हारी जीभ काफी ज्यादा लंबी हो गई है, इसे काटना पड़ेगा। कहता है कि मास्टर मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ये कहकर बाहर भाग जाता है। जिसके बाद हम जियो को के साथ एक जगह पर आया हुआ देख पाते हैं। ये एक हेयर पिन की दुकान थी। तो जियो को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि मैं तो लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था, फिर यहाँ पर हेयर पिन लेने के लिए कैसे आ गए। जियो तो वहाँ पर जितनी भी हेयर पिन्स थी उन सभी को खरीद लेता है। यही कहता है कि आखिर कितनी लड़कियों के लिए हेयर पिन लेकर जा रहे हो। जियो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा काम कर रहा हूँ, ये ले जाकर मैं सिस्टर को दूंगा और कहूंगा कि तुमने खरीदी है। यही कहता है कि भला मैंने ये तुम्हें करने के लिए कहा कब है। इसके साथ ही जियो अपनी सिस्टर के पास आ जाता है, उसे एक हेयर पिन देते हुए कहता है कि ये पेई ने खरीदी है। वहीं पर किंग-वू भी खड़ी हुई थी और जियो भी उसे एक हेयर पिन देना चाहता था लेकिन वो उसे सीधा सीधा नहीं दे सकता था। इस वजह से वो अपनी सिस्टर से कहता है कि पेई ने कहा है कि जो मेड तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा काम करती है उसे भी एक हेयर पिन दे देना। इस वजह से अपने हाथों से किंग-वू के हेयर में वो हेयर पिन लगाती है, जिसे देख जियो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ पर एक मेड आती भागती हुई और कहती है कि आप लोग मेरे साथ चलिए, सिया चैन ने कुछ किया है। जैसे ये लोग सिया चैन के पास जाते हैं पता चलता है कि उसने यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की है। अब महल के नियम के अनुसार उसे यहाँ पर मारा जाना था, लेकिन सिया चैन तो काफी ज्यादा रो रही थी। इस वजह से किंग-वू मिस मैंग और यंग मास्टर जियो से कहती है कि अगर हम महल के नियम को फॉलो करें तो हम सिया चैन को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, इससे उसकी जान बचाई जा सकती है। ये बात किंग-वू ने कही थी, इस वजह से जियो तो उसे तुरंत मान लेता है। जब सिया चैन यहाँ से जा
रही थी तब वो अपने घुटनों पर बैठकर मिस मैंग से कहती है कि मैंने किंग वू के साथ काफी ज्यादा बुरा किया, लेकिन उसने कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा और मैं इस वजह से उसकी अब काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि किंग वू जरा सी भी लालची नहीं है। शिया चैन जो कि फर्स्ट लेवल की मेड थी वो यहाँ से जा चुकी थी, तो इसे मिस मैंग अपनी मदर के पास आती है और उनसे कहती है कि मेड की फर्स्ट लेवल की पोजीशन किंग वू को दे देनी चाहिए। लेकिन पहले तो मदर नहीं मानती, लेकिन यंग मास्टर जियो हैंग भी तो यही चाहता था। ब्रदर और सिस्टर के लेके वजह से मदर उनकी बात मान लेती है और कहती है कि अगर किंग वू ने एक भी गलती करी तो उसे तुरंत ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जिसके साथ ही किंग वू को यहाँ के फर्स्ट लेवल मेट बना दिया जाता है। इसके साथ ही हम रात को किंग वू को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर अकेली बैठी ड्रिंक कर रही थी और खुद से कह रही थी कि बताओ मेरा प्रमोशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी भी सेलिब्रेशन नहीं है और इतना कम नहीं है, पोस्ट प्रमोशन होने के बाद भी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। मैं फर्स्ट लेवल की मेट तो बन चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मुझे ज्यादा पैसे दिए ही नहीं जाते। तभी हम वहाँ से यंग मास्टर जियो को भी निकलते हुए देख पाते हैं। वो जैसे किंग वू को देखता है वो एक जगह पर रुककर उसकी नौटंकी देखने लग जाता है, जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और खुद से ही बातें किए जा रही थी। पहले किंग वू हंस रही थी, लेकिन फिर वो अचानक से रोने लग जाती है, कहने लगती है कि 5 साल हो गए मैं अभी भी वहीं की वहीं पर हूँ, अभी भी मुझे दिन रात काम करना पड़ता है, अभी भी मुझे आराम करने के लिए टाइम तक नहीं मिलता। बाथरूम की सफाई करो, जानवरों को धुलाओ, खाना भी बनाओ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन मैं अभी भी आजाद नहीं हूँ। ये कहकर वो तो तेजी से चिल्लाने लगती है। वो तो बहुत ज्यादा टल्ली हो रखी थी, जैसे खड़ी होती है गिरने वाली थी। जियो आकर उसे जल्दी से पकड़ लेता है। ऐसे किंग वू जियो को देखती है, कहती है कि मैं सपने में भी उस यंग मास्टर जियो को देख पा रही हूँ, लेकिन सच में कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वो तो जियो के गाल पकड़कर खींचने लगती है। जियो उसे दूर करता है तो कहती है कि बताओ सपने के अंदर भी ये मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, पर कोई बात नहीं, अच्छा तो लग रहा है ना। और ये कहकर वो तो उसे किस कर लेती है। जियो तो कम्प्लीटली शॉक था, बोलता है क्या कर रही हो, फिर उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जब किंग वू की आँख खुलती है तो वो खुद को जियो के बिस्तर पे पाती है और चिल्लाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई। तभी वो याद करने की कोशिश करती है तो उसे किस याद आती है और कहती है कि यंग मास्टर जियो मुझे माफ करना, वो सब नशे में हो गया था। जियो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है महल के नियम कितने ज्यादा सख्त है, तो मैं तुम्हें कैसे माफ करूँ। कहता है कि जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा बस, और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। वो ये बोलता ही है तभी उसके रूम की तरफ कोई आने लगता है और ये वही बेकार मेड मिंगशु थी। जियो तो फटाफट से अपने बिस्तर पर लेट जाता है और किंग वू को ब्लैंकेट के अंदर बंद कर देता है। अब उसके जाते के साथ ही किंग वू भी यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जियो उसे रोकता है और उससे कहता है कि यह चैन ने हमेशा तुम्हें परेशान करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी तुमने उसकी मदद क्यों करी। किंग वू कहती है कि गलतियों की सजा दी जाती है, ना कि उन्हें निपटा दिया जाता है। जियो चैन तो मन के अंदर ही कहता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही है। फिर वो किंग वू से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम आगे से मेड का काम ना करो। वो मन के अंदर ही कहती है कि ये चाहता क्या है, ये मुझे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता है, यानी एक रियल वाइफ होती है और एक जो उसकी जगह पर दूसरी होती है सेकंड वाइफ, जिसे अक्सर कई बारी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। किंग वू कहती है कि मुझे बस एक सिंपल लाइफ जीनी है। जियो को तो गुस्सा आ रहा था, कहता कि यहाँ से चली जाओ। वो तो यही चाहती थी, वो तो तुरंत यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम किंग वू को मैंग के साथ बाहर आया हुआ देख पाते हैं, जहाँ पे भी था। मैंग तो पे को शुक्रिया कह रही थी उसके लिए हेयर पिन खरीदने के लिए और साथ ही उसकी मेड के लिए भी। ये कहता है कि जो हेयर पिन है ना, ये मैंने नहीं चूज करी थी, ये खुद जियो ने चूज करी थी। वो तो मन के अंदर कह रही थी कि कितना अच्छा भाई है, इसमें अपनी सिस्टर की काफी ज्यादा फिक्र करता है। मैंग किंग वू के साथ बैठी हुई थी, वो किंग वू से कह रही थी कि मुझे ब्रदर के लिए एक जोड़ी जूते बनाने, लेकिन मुझे वो बनाने नहीं आते। ब्रदर को देखो कितनी अच्छी हेयर पिन लेकर आया, मुझे भी तो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो किंग वू से कहती है कि अब तो सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। किंग वू कहते हैं कि क्या आपको पता है कि उन जूतों का साइज क्या होगा। मैंग कहती मुझे पता तो नहीं है, तुम एक काम करो कोर्टयार्ड में जाओ और जियो से उसके शूज लेकर आ जाओ। वो मन के अंदर ही कहती कि क्या एक बार फिर से मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। वही हम मिंगशु को देख पाते हैं, वो जियो से मिलने के लिए आई थी, के लिए चाय लेकर आई थी, लेकिन चैंग उसे भारी रोक देता है और कहता है कि जियो ने अंदर जाने से सबको मना किया है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग वू भी आ जाती है। इसे देख कर चैंग कहता है कि मुझे पूछ कर आना पड़ेगा और फिर वो अंदर की तरफ जाता है। बाहर आते के साथ ही किंग वू को कहता है कि तुम्हें अंदर जाने की परमिशन मिल चुकी है। मिंगशु को ये देख काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किंग वू तो अंदर आते के साथ ही जियो से कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे शूज लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मिस मैंग ने कहा है कि तुम्हारे लिए एक जोड़ी शूज बनाने, तो मुझे उसके लिए तुम्हारे शूज का साइज देखना होगा। लेकिन जियो कहता है इसके लिए तुम्हें एक और काम करना होगा। किंग वू कहती है अब ये क्या कराना चाहता है। जियो तो उसे अपने पास में खड़ा करवा लेता है और उससे काम करवाया जाता है और काम कंप्लीट होने के बाद किंग वू को यहाँ से बाहर जाना था, उसे जियो के शूज
शूज चाहिए थे ना। जियो उससे कहता है कि खुद ही अपने हाथों से उतार लो। किंग वू कहती है कि अब ये शूज भी अपने हाथों से नहीं उतार सकता क्या। किंग वू शूज उतारने लगती है तो बहुत तेज खींच रही थी। जियो जानबूझकर अपने पैर को शूज में फंसा रहा था, उसे शूज उतारने नहीं दे रहा था। लेकिन कैसे तो किंग वू को शूज मिलते और वो यहाँ से फटाफट से भाग जाती है। जब रात को किंग वू कोर्टयार्ड से बाहर आती है, दूर से मिंगशू उसे देख रही थी। किंग वू को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहते जरूर कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट डे किंग वू जब शूज पर काम कर रही थी, जियो पे के साथ वहाँ पर आता है और वो किंग वू के साथ में खड़ा रहना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। लेकिन पे उससे कहता है कि जल्दी से मैंग के पास चलते हैं, हमने तो वहीं जाना है ना। फिर दोनों मैंग के पास आ जाते हैं। यहाँ पर पे बार बार जियो को टीज कर रहा था, इस वजह से जियो तो उसे दूर बुड़का देता है। इसके बाद मैंग, उसकी मदर, शू और किंग वू एक साथ मिसली नाम की एक लड़की से मिलने के लिए आती हैं। दरअसल ये जो मिसली थी ना, इसे जियो की मदर काफी ज्यादा पसंद करती थी और वो तो इसी लड़की के साथ जियो की शादी कराना चाहती थी। जैसे ही ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं, हम मिंगशू को देख पाते हैं जो कि मिसली के पास जाती है और उससे कहने लग जाती है कि आपको पता है यंग मास्टर जियो के पास काफी सारी मेड्स घूमती रहती है उनके क्लोज जाने के लिए। मतलब एक तरीके से वो उसे मेड्स के खिलाफ भड़का रही थी, जबकि वो खुद एक मेड थी और खुद ने जियो के क्लोज जाने की कोशिश भी करी थी। इसे बोलते डबल स्टैंडर्ड्स का होना। तभी मिसली अपने हाथ में चाय लेकर जो कि मदर के पास आ रही थी, किंग वू वो लेने के लिए जाती है। मिसली तो जानबूझकर उसे नीचे गिरा देती है। इतना कम नहीं था, मिसली तो यहाँ पर हाथ चलने का नाटक भी करने लग जाती है। लेकिन इससे तो जियो की मदर ही किंग वू के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और उससे कहती है कि अभी के अभी घुटनों पर बैठो। वहीं पर वो चाय वाला कप टूटा हुआ था। जैसे ही किंग वू वहाँ घुटनों पर बैठती है, उसके पैरों में वो लग जाता है, उसे काफी ज्यादा चोट आती है। जबकि मिंगशू और मिसली जो थी वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, हंस रही थी। वहीं बाहर से हम पेई को और जियो को गुजरते हुए देख पाते हैं। जैसे ही वो मिसली की जगह को देखते हैं, वो कहते हैं कि मदर भी तो यहाँ पर आने वाली थी। दोनों तय करते हैं कि दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। दोनों हंसते हुए अंदर की तरफ आए रहे थे, अभी अचानक से जियो उसके सामने देख पाता है किंग वू को घुटनों पर बैठा हुआ। उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा उसके पास जाता है और सभी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। इसलिए कहती है कि किंग वू ने मेरे हाथों पर चाय गिर दी, वो काफी ज्यादा गर्म थी। जियो कहता है कि अच्छा इतनी ज्यादा गर्म थी। वो सीधा जाकर उस चाय को हाथ लगाता है, लेकिन वो ज्यादा गर्म थी नहीं, इस वजह से वो उसी चाय को उठा के उसके मुंह पे फेंक के मारता है और कहता है कि क्या ये गर्म है। किंग वू को अपनी गोद में उठाता है और अपने साथ बाहर ले जाता है। किंग वू जियो से कहती है कि मैं अपने पैर का इलाज खुद कर सकती हूँ, लेकिन जियो उसकी एक बात भी नहीं सुनता। वो उसके कपड़े थोड़े से ऊपर करता है और उसके पैरों पर चोट लगी थी, मेडिसिन लगाने लग जाता है। किंग वू कहती है कि मैं एक मेड हूँ, इस वजह से तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जियो कहता है कि मैं तुम्हें मेड से यहाँ की महारानी बना सकता हूँ, लेकिन किंग वू कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जियो कहता है कि मैं तुम्हें अब पसंद करने लगा हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो। किंग वू तो काफी तेज तेज हंसने लग जाती है। जियो कहता है क्या ये पागल हो गई क्या, हंस क्यों रही है। किंग वू कहते है कि मैं तुम्हारे ऊपर हंस रही हूँ। जियो कहता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। किंग वू कहती है कि मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, चाहती हूँ मेरे पास बहुत सारा पैसा हो और फिर सब कुछ छोड़कर शांत सी जगह में जाकर रहूं। ये कहकर वो तो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम जियो को पे के साथ ड्रिंक करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर पे उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि किंग वू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट डे जियो एक जगह से निकल रहा था, तभी उसके सामने किंग वू आकर टकरा जाती है और कहती है कि मुझे भी इसी से टकराना था क्या। फिर वो उसे इग्नोर कर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियो तो उसका हाथ पकड़कर उससे पीछे खींचता है और वापस से वहीं पर खड़ा कर देता है। फिर उसे रात की पे की बात याद आती है कि अगर उसे किसी लड़की से बात करनी है तो उसके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, वजह से वो फोर्सफुली वाली स्माइल करता है। इससे वो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। किंग वू कहती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये बिना मतलब हंस क्यों रहा है। तो अपना फेस चेक करने लग जाते कि उसके फेस पे कुछ लगा तो नहीं है। जियो तो एक मेडिसिन अपने साथ लेकर आया था, वो स्माइल करता हुआ उसे दे देता है। हम मिंगशू को देख पाते जो कि दूर से इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थी, लेकिन किंग वू तो उस मेडिसिन को इग्नोर कर वहाँ से भाग जाती है। जियो मन के अंदर कहता है कि तुम कितनी दूर जाने की कोशिश कर लो, लेकिन वाइफ तो मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। इसके साथ ही हम मिंगशू को देख पाते जो कि मिस ली के पास आई थी और उसे ये सारी बातें बता रही थी। मिस ली को तो अब किंग वू के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। जैसे ही मैंग और किंग वू टेंपल के अंदर आते हैं, मिंगशू और मिस ली तो पीछे जाकर छुप जाती हैं। वे अचानक से बाहर की तरफ से तेजी से आवाज आने लग जाती है। मैंग और किंग वू दोनों बाहर की तरफ भाग कर जाती हैं। एक ओल्ड लेडी को देख पाती है जिसके बच्चे के गले के अंदर कुछ तो फंस गया था। वो जल्दी से जाकर उस बच्चे की हेल्प करने लग जाती है। उसके गले में जो फंसा था उसे बाहर निकाल देती है। इस वजह से वो बच्चा वो के ऊपर थोड़ी सी वॉमिटिंग भी कर देता है। यहाँ पर मिस्टू नाम की एक ओल्ड लेडी थी और वो बेहोश हो गई थी। मिसली आकर लग जाती है कि मैं भी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। जियो की मदर को एक रूम दे देती है, मतलब वहाँ पर उन्हें सुला दिया जाता है जब तक उन्हें होश ना आ जाए। मिसली कहती है कि
हाँ मैं इनकी देखभाल कर सकती हूँ, तुम अब जा सकती हो। किंग को भी उसके कपड़े चेंज करने थे, इस वजह से वो इमरजेंसी में एक जगह पर आ जाती है और वो कपड़े चेंज कर ही रही थी। तभी वहाँ पर जियो आकर अपने लिए चाय डालने लग जाता है। तभी किंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए। अब तक उसने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन किंग को याद आता है कि वो टेम्पल में गई थी और उसने अपने शूज वहीं पर खोल दिए थे। इस वजह से जियो उससे कहता है कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर ले जा सकता हूँ। किंग तो मना करती है, लेकिन जियो तो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है बाहर। तभी पेई और मैंग भी उनके पास आ जाते हैं। मैंग किंग से कहती है कि तो तुमने कपड़े चेंज कर लिए, मैं आज तुमने बहुत अच्छा काम करा। फिर वो और जियो को बताती है कि डू फैमिली का जो यंग मास्टर है उसने अपने गले में कुछ फंसा लिया था, लेकिन टाइम रहते किंग ने जल्दी से उसकी मदद की और तभी उसने किंग के कपड़ों पर वो मीटिंग कर दी। वहीं दूसरी तरफ हम मिस टू को देख पाते हैं, जिनको जैसे ही होश आता है वो उनके सामने मिस ली को देख पाती है। मिस ली उनसे कहती है कि यंग मास्टर अब ठीक है। मिस टू मिस ली से कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर यंग मास्टर की हेल्प किसने करी। मिस ली मिंगशु को अपने पास बुलाती है और कहती है कि इसने की। मिस्टू को इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो तो उसे काफी सारा इनाम देना चाहती थी, बहुत सारा गोल्ड देना चाहती थी। ये सब जियो की मदर के सामने हो रहा था। जियो भी वहाँ पर आ जाता है। उसके अंदर आते के साथ ही उसकी मदर उससे कहती है कि आज मिंगशु ने डू फैमिली के यंग मास्टर की हेल्प की, इस वजह से मिस्टू उसे इतना सारा गोल्ड गिफ्ट दे रही है। जियो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। वो मिंगशु से कहता है कि क्या तुमने सच में डू फैमिली के यंग मास्टर की हेल्प की। जियो तेजी से अपने गार्ड से कहता है कि किंग को अभी के अभी यहाँ पर बुलाया जाए। इसके साथ साथ मैंग भी यहाँ पर आ जाती है। मैंग तो साफ साफ कह देती कि वो किंग थी, क्योंकि मैं उस वक्त उसी के साथ थी। हम मिंगशु को देख पाते हैं, वो तो घुटनों पर बैठकर कहने लग जाती है कि मिस्टू अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है तो मिस ली से पूछ लीजिए। जबकि मैंग कह रही थी कि मैं वही थी। तभी मिस ली यहाँ पर आती है और वो मिस्टू के सामने अच्छी बनती हुई कहती है कि हाँ वो मेरी मेड थी जिसने डू फैमिली के यंग मास्टर की हेल्प की। लेकिन इन दोनों की पोल तो जब खुलती जब यहाँ पर वो बच्चा खुद ही आकर बोलता है कि मेरी हेल्प किंग ने करी है, तो सीधा उसके पास चले जाता है। अब जब हकीकत सामने आ गई थी तो मिंगशु तो जियो की मदर के पैर पकड़ने लग जाती है। अब मिसली तो यहाँ से निकलना चाहती थी, जियो से रोकता हुआ कहता है कि अभी क्या अभी किंग से माफी मांगो। इसलिए मिसली को ये करना ही पड़ता है। अब जो गोल्ड मिंगशु को मिलने वाला था वो किंग को मिल जाता है, क्योंकि असली हक तो उसी का था उस गोल्ड के ऊपर। जब किंग वो गोल्ड लेकर अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि वो यही तो चाहती थी उसके पास बहुत सारा पैसा हो। लेकिन अब जियो ने उसकी हेल्प करी थी, इस वजह से वो उसे परेशान भी करता है। रात को पास बुलाता है। किंग वो उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी हेल्प करी है तो मैं इसके बदले बहुत सारे पैसे दे दूंगी। जियो कहता है तुम्हें लगता है मुझे पैसों की जरूरत है। किंग को तो गुस्सा आ रहा था। जियो कहता है कि ठीक है 3 साल तक तुम्हें रोज मेरे साथ रहना होगा, उसके बाद तुम आ दो। किंग कहती है कि क्या बोल रहे हो। जियो कहता है 5 साल ठीक है ना। किंग करना तो गुस्सा चाहती थी, लेकिन स्माइल करते हुए कहते कि ठीक है 3 साल ठीक है, जिसके साथ ही टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी सेवा कराने लग जाता है। अब किंग वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि थोड़ी देर बाद ही वहीं पर सो जाती है। जियो ही उठाकर उसे बिस्तर तक लेकर जाता है। अब मॉर्निंग जब किंग की आंख खुलती है वो फटाफट से उठकर रूम से बाहर आती है। एक बार फिर से किंग उसे देख लेती है, मतलब इसे अभी भी चैन नहीं पड़ा था। ये बात जाकर वो मिस ली को बता देती है। अब ये दोनों एक प्लान बनाती है और मिंगशु वो के पास आती है और उससे कहती है कि मुझसे पिछली बार गलती हो गई थी, इस बार मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो। वो उसे बाहर ले जाने के बहाने एक जगह पर लेकर आती है। तभी वहाँ पर एक बंदा था जो कि किंग को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद मिंगशु जियो की मदर के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने अभी अभी किंगशु को देखा एक बंदे के साथ में। जियो की मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो उस जगह के लिए चली जाती है देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचती है वहाँ पर उन्हें उन्हीं का बेटा बैठा हुआ नजर आता है और जो किंग थी उसने गार्ड की ड्रेस पहन रखी थी और साइड में खड़ी हुई थी। जियो की मदर को मिंगशु के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि अगर आगे से तुमने कुछ भी ऐसा बोला या करा तो अगली बार मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। कहकर वो तो यहाँ से चली जाती है। जैसे ये लोग यहाँ से निकलते हैं मिंगशु तो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी। के साथ ही हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया भी जाता है कि शिया चैन जब अपनी दुकान पर काम कर रही थी उसने ये सब चीजें देखी थी, यानी कि एक बंदा किंग को पकड़ रहा था और उसने आकर जियो तक ये खबर पहुंचा दी थी। मतलब शुरू में ये लड़की विलेन थी, लेकिन अब ये बदल चुकी थी। प्रेजेंट में किंग इतनी नशे में थी तो जियो को बिना कुछ सोचे किस कर लेती है। जब उसकी आंख खुलती है उसे पता चलता है उसने तो जियो के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। जियो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। किंग कहती कि अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद किंग शिया चैन की दुकान पर जाती है क्योंकि उसे उसका शुक्रिया भी तो कहना था। शिया चैन किंग को सिखाती है कि किस तरीके से लड़कों को अपने पास बुलाया जाता है। इस वजह से रात को हम
किंग वू को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से रेडी होकर बैठी थी, यानी अच्छे से उसने ज्वेलरीज पहनी हुई थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जैसे जियो वहाँ पर आता है वो तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है। अब जियो भी उसे किस करने का मूड बना लेता है, वो उसे किस करने के लिए जाता है लेकिन वो दूर हट रही थी। इस वजह से जियो उसे थोड़ा सा फोर्स करके किस कर ही लेता है। नेक्स्ट किंग वू जब काम करने के लिए जा रही थी, यानी पौधों में पानी डालने जा रही थी, चैंग आकर उसे रोक देता, कहता कि तुम्हें ये सब करने की अब जरूरत नहीं है, तुम सर्वेंट्स को ऑर्डर दे सकती हो। लेकिन इसके साथ ही हम मिसली को देख पाते हैं जो कि जियो की मदर के पास आती है और उन्हें बताती है कि जियो किंग वू से शादी करने की प्लानिंग कर रहा है, ये मैंने अफवाह सुनी है। इस वजह से जियो की मदर तो सीधा किंग वू से मिलने के लिए जाने लग जाती है। चैंग उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता, वो कैसे रोक सकता था। किंग वू के वहाँ पर आते के साथ ही की मदर तो उसे घुटनों पर बैठा देती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम जियो के क्लोज जाने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। किंग वू तो काफी ज्यादा खुश हो जाते क्योंकि उसे यहाँ से बाहर ही जाना था। तभी एक गार्ड भागता हुआ जाता है और जियो को बताता है कि किंग वू को इस जगह से निकाल दिया गया है। वही हम किंग वू को देख पाते हैं जो कि सियाचेन के पास आ गई थी एक रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन हम यहीं पर मिंगशू और मिसली को भी देख पाते हैं जिन्होंने उसका अभी तक पीछा नहीं छोड़ा था, हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। मिसली तो यहाँ पर अपने बंदे भेजकर जगह का नाम खराब करना चाहती थी और हम देख भी पाते कि एक बंदा तो वहाँ पर खाना खाकर वोमिटिंग करने की और बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाता जैसे उसे बहुत ही ज्यादा नहीं किसी चीज का दौरा पड़ा हो। मिसली के लोग लग जाते कि इस लड़की को तो सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर जियो ने छुट्टी ले रखी थी और एक दूसरे बंदे को बैठा रखा था न्याय करने के लिए और ये बंदा भी मिसली से मिला हुआ था। जब इसे किंग वू को सजा देनी थी, एक लकड़ी की चीज मंगवाता है जिसके अंदर किंग वू के फिंगर्स डाले जाते हैं। तो गार्ड्स पकड़कर उसे खींचते हैं जिससे वो की फिंगर्स पे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। यह चैन तो रोए जा रही थी, कह रही थी कि उसने कुछ भी नहीं करा है। मिसली वहीं पर खड़ी हुई थी, वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी यहाँ पर वो पहुंच जाता है और जैसे ही वो ये सब देखता है, किंग वू के पास आता है कि फिंगर्स को देखता है, उसे आता है काफी ज्यादा तेज गुस्सा। बंदे को जो कि ग्रीन कपड़े में था उसे साइड में कर देता है, खुद जाकर चेयर पर बैठ जाता है और उन बंदों को बुलाता है जिसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था और साथ ही रेस्टोरेंट की सारी सब्जियों को बाहर लेकर आने को कहता है। सब कुछ चेक होता है लेकिन कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं थी। फिर जियो ग्रीन कपड़े वाले बंदे को बहुत खतरनाक सजा सुनाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले ही बंदा माफी मांगते हुए कहने लग जाता है कि मुझे तो ये सब चीजें करने को मिसली ने कहा था। मिसली कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा और मैं यहाँ के मार्किस की बेटी हूँ, मुझे सजा नहीं दे सकते। लेकिन जियो कहता है कि अब से तुम्हारे डैड मार्किस नहीं है यहाँ के, कि उन्हें गलत काम करते हुए पकड़ा गया है, चुपके पैसे चोरी कर रहे थे जबकि वो किसी की मेहनत की कमाई थी। जियो तो उसे इस राज्य से बाहर निकल जाने को कहता है। घर वापस आने पर जियो खुद के हाथों पर मेडिसिन लगाता है। नेक्स्ट डे जब किंग वू अपने रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रही थी बाहर, तभी वहाँ पर जियो आता है। वो एक बार उससे कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, अब तो हाँ बोल दो। वो कुछ बोल नहीं रही थी, इस वजह से वो तो घुटनों पर बैठकर काफी सारे लोगों के बीच उसे प्रपोज कर देता है। वहाँ पर क्लैपिंग करते हुए कहने लग जाता है कि उसे हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। वो भी उसे हाँ बोलना चाहती थी और वो कहती कि ठीक है। ये बोलती है कि तभी यहाँ पर मिसली कुछ गार्ड्स के साथ आ जाती है और तो सीधा इनके ऊपर हमला करते हैं। जो भी अपनी तलवार से लड़ता है और उन्हें टपका देता है। जब वो किंग वू को देख रहा था तभी पीछे से मिसली उसके ऊपर हमला कर देती है एक तलवार से, लेकिन गिरते हुए भी वो मिसली के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। किंग वू जियो को घर के अंदर लेकर आती है, उसका इलाज करती है, उसे होश नहीं आ रहा था, काफी ज्यादा रोने लगती है, हाथ पकड़ कर कहने लग जाती है कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं एक मेल मॉडल ढूंढूंगी, उससे 8 बच्चे करूंगी और एक अच्छी लाइफ जीऊंगी। फिर जियो का हाथ हिलता है, उसे होश आ गया था। होश आते के साथ ही वो तो उससे ये कहता है कि तुम किसी और से शादी करोगी। वो तो रोते हुए उसे गले लगा लेती है। जियो कहता है कि तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना है, तुम रह सकती हो, तुम्हें जो चाहिए तुम कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस मूवमेंट पर वो भी हाँ बोल ही देती है क्योंकि किंग वू को जो भी चीज चाहिए थी उसके लिए जियो ने हाँ कह दिया था, जिसके साथ ही दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद जियो की मदर भी किंग वू और जियो की शादी के लिए मान जाती है। दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। अंत में पास्ट में जो भी चीजें हुई थी उन सभी चीजों को याद करते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है।